गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? अगर शुरुआत गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमने पहली दो क्लासेस की हुई है ऑलरेडी। उसके बाद आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। इस तीसरी क्लास में भी मैंने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पर ही बात करनी है आपसे। चलिए भाई, एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ अगर बेहतर है, क्लियर है? हम शुरुआत करें क्लास की। चलिए, सब कुछ बेहतर है, ठीक है। देखिए, आज की जो मैं बात करने वाला हूं, मैंने कहा था इकोनॉमिक्स का मीनिंग आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं सर, इकोनॉमिक्स एक तरह से डिसीजन लेने को कहा जाता है, चॉइस करने को। और ये चॉइस करना, डिसीजन या मैनेजमेंट करने की रीजन ये है कि हमारे पास संसाधन सीमित है और इच्छाएं असीमित है। मैंने आपको ये भी बताया, इसके कारण बहुत सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीन प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है हर एक इकोनॉमी के अंदर। मैंने आपको ये भी बताया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो वर्ड्स किसने दिए हैं? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स जो है वो किसे माना जाता है? आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। इन पर लगातार सवाल पूछे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट दो टर्मिनोलॉजी हैं सर, जिन्हें माइक्रो और मैक्रो कहा जाता है। हम एक एक करके दोनों को डिस्क्राइब करेंगे। जब मैं लिखने को कहूं आपसे, तब आप लिखिएगा, और जब मैं क्वेश्चंस पूछूं तब आंसर कीजिएगा क्वेश्चंस के। लेकिन तब तक मेरी बात सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब हमने कहा कि सर इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है ब्रांचेस के अंदर, हम इसी बेसिक में आगे बढ़ सकते हैं, इसको बेसिक वाले में ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें पहली टर्म आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और एक्चुअल में जो व्यष्टि ये शब्द दिया गया है, या जो माइक्रो वर्ड दिया गया है, ये माइक्रो शब्द जो होता है ना, अपने आप में ये छोटे को रिप्रेजेंट करता है। जब हम किसी को भी छोटा कहते हैं, स्मॉल कहते हैं, लघु कहते हैं, या सूक्ष्म कहते हैं, बेसिकली ये दोनों वर्ड्स में बेसिकली एक डिफरेंस होता है। जो यहां पर डिफरेंस नहीं बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन हाँ, ये दोनों टर्म जो है वो छोटे से होते हैं सर। शाइनिंग, ब्राइट। चलिए मैं एक बार देख लेता हूं इससे प्रविंद। तो आपने कहा सर ये स्मॉल, छोटे यानी लघु को रिप्रेजेंट करता है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी स्टडी करते हो इंडिविजुअल लेवल पर, स्टडी ऑन इंडिविजुअल लेवल। अब इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी एक के बारे में, यानी हिंदी में कहूं तो व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है। जब अब व्यक्तिगत का मतलब क्या है समझते हैं भाई? व्यक्तिगत स्तर पर जब हम अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक्स की चीजों का, जैसे कि हम बात करते हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक इंडस्ट्री के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी कंपनी के बारे में। कंपनी को फर्म भी कहते हैं, याद रखना, किसी कंपनी या फर्म के बारे में, किसी इंडस्ट्री के बारे में। तब वो हमेशा एक माना जाता है। कंपनी, व्यक्ति, फर्म, इंडस्ट्री को एक मानते हैं हम लोग। अब जैसे मैं कहूंगा डिमांड, अगर मुझसे ये कहा जाए कि डिमांड जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की, जो डिमांड है, जो मांग है, वो किस में होगी? तो आप कहोगे सर जो डिमांड है, मांग है, वो हमेशा माइक्रो में पढ़ी जाती है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड हो। जब हमसे सप्लाई के बारे में बात होगी, सप्लाई यानी पूर्ति, किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई जो होती है वो भी हमारे पास माइक्रो में पढ़ी जाती है। जब मुझसे कहा जाता है किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन,
कोई भी कंपनी है उसके या कोई भी प्रोडक्ट है, हम किसी वस्तु का या किसी कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें कि वो कितना उत्पादन किया, कंपनी द्वारा जो उत्पादन है वो हमेशा किस में आएगा, माइक्रो में आएगा। समझना बात को। जब हम बात करते हैं किसी भी कंपनी की रेवेन्यू कितनी है, रेवेन्यू का मतलब उस कंपनी की, उस इंडस्ट्री या उस फर्म की, कंपनी की जो आगम है, आगम कहते हैं आय को। अब क्योंकि बात एक कंपनी के विषय में हो रही है, उसकी आगम या उसकी आय जो होती है ये माइक्रो ही मानी जाती है। जब हम बात करते हैं किसी भी कंपनी की सेल्स कितनी है, कंपनी की बिक्री कितनी है, तो क्योंकि एक कंपनी का जिक्र हो रहा है कोई सी भी, तो ये हमेशा माइक्रो माना जाएगा। जब हम किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस की बात करते हैं, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, जब हम किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी वस्तु की कीमत की बात करते हैं, हमेशा याद रखना कीमत जो होती है वो हमेशा एक की होती है। जब भी आप कीमत की बात करेंगे, कीमत हमेशा एक की होती है, कभी भी कीमत एक से ज्यादा की नहीं होती, याद रखना। आप जो कुछ भी पढ़ ले, किसी भी प्रोडक्ट की कीमत चाहे हजारों में हो या लाखों में हो, कीमत हमेशा एक प्रोडक्ट की हो। यानी इसका मतलब यह है कि हम जब प्राइस थ्योरी पढ़ेंगे, जब हम कीमत से रिलेटेड कोई बात करते हैं, अगर प्राइस थ्योरी रिलेट्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब जब प्राइस थ्योरी की बात होगी तो हमेशा वो किससे रिलेट करती है, वो माइक्रो से रिलेट करते हैं। यानी कीमत नीति जो होगी उसका संबंध माइक्रो से होगा। अभी मेरी बात समझना, ये सिर्फ माइक्रो को मैंने बताया। अब अगर मैं मैक्रो की बात करूं कि सर अगर मैक्रो टर्म्स को देखा जाए तो इसका क्या मतलब होगा, जिसे हिंदी में हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब जो समष्टि वर्ड है, ध्यान से देखो, ये एक्चुअली मैक्रो वर्ड रिप्रेजेंट करता है बड़े को, लार्ज को। भाई मैक्रो वर्ड का मतलब होता है लार्ज यानी बड़ा, और बड़े की एक हिंदी होती है व्यापक, वाइडर, व्यापक। यानी जब जब आपसे कहा जाए कि बड़े के रिप्रेजेंटेटिव में बात करो, बड़े के बारे में बात करो, जैसे, और बड़े का मतलब है स्टडी एट कलेक्टिव लेवल। अब इसे कलेक्टिव भी कह सकते हैं, होल भी कह सकते हैं। एट कलेक्टिव या होल लेवल, पूरे के बारे में बात करना, यानी हिंदी में सामूहिक या समग्र स्तर पर अध्ययन, सामूहिक या समग्र स्तर पर अध्ययन करा जाए, जब सबकी बात की जाए। अब कहेंगे सर कैसे, जैसे अगर बात की जाती है पूरे देश के बारे की में, पूरे राज्य के बारे में, बस समझना, पूरे राज्य के बारे में, पूरे देश के बारे में, पूरी सोसाइटी के बारे में, यानी पूरा समाज को प्रभावित कर रही है चीज, कोई चीज है जो पूरे राज्य, पूरे देश या पूरे समाज को प्रभावित कर रही है, वो मैक्रो में पढ़ा जाएगा। फिर अब मैक्रो में क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मैं एक टर्म यूज करता हूं एग्रीगेट डिमांड, इसकी हिंदी होती है समग्र मांग। अब आपको वर्ड देख के पता चल जाना चाहिए सर, एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग, यानी सभी की मांग। अब क्योंकि ये समग्र मांग है, सबकी मांग है, तो नाम ही कह रहा है पूरे देश की चीजों की बात हो रही है इसमें, ओवरऑल करते हुए। अगर मैं एक टर्म यूज करता हूं एग्रीगेट सप्लाई, तब भी आपको समझ में आ रहा है किसी चीज की पूरी सप्लाई की बात हो रही है, समग्र पूर्ति। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर एवरेज प्राइजेस, एवरेज प्राइस, याद रखना जब हम कोई कीमत कहते हैं तो कीमत हमेशा एक वस्तु की होती है, लेकिन जब हम औसत निकालते हैं कीमतों का, किसी भी चीज की कीमत है और उसकी औसत निकाल कर बोलते हैं, तो हमेशा याद रखना औसत कभी भी एक का नहीं होता, हमेशा औसत एक से ज्यादा का निकलता है। औसत जब भी निकलता है हमेशा एक से ज्यादा का निकलता है। ध्यान से देख लो चाहो तो अब आप क्या कहोगे भाई, यहां पर जब एवरेज प्राइस बोलूंगा मैं तब वो मैक्रो हो जाएगा। जैसे जब मैं कहता हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं, यानी जब जीडीपी निकालते हैं तो ये पूरे देश का होता है,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जिसे शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं सर, ये पूरे देश का होता है। हर देश की अपनी जीडीपी होती है, या नेशनल इनकम कहते हैं। इसका मतलब ही होता है पूरे देश की आय। इसे हिंदी में राष्ट्रीय आय कहते हैं। भाई नेशनल इनकम का मतलब ही होता है पूरे देश की आय, जिसका हिंदी में मतलब राष्ट्रीय आय है, राष्ट्र की आय होती है सर। ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमारा पूरा सिलेबस यही है सर। क्लास सुबह 10 बजे शुरू होती है, हमारा ये बैच सुबह 10 बजे का है, ठीक है। तो याद रखना भाई, राष्ट्रीय आय हो गई सर हमारी। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा ध्यान से कि हमारे पास जब होता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो होती है हमारी, पर कैपिटा इनकम होती है, प्रति व्यक्ति आय होती है जो, तो ये जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है हमारी, तो हमेशा याद रखना प्रति व्यक्ति आय, या इसी को औसत आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय या औसत आय जो होती है, देखो हमेशा याद रखो, जब आप एवरेज निकालते हो तो एवरेज हमेशा एक से ज्यादा का होता है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, औसत चाहे कीमत हो या औसत आय हो, औसत हमेशा एक से ज्यादा का होता है। जब हम गरीबी के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी पॉवर्टी के बारे में या इनकम इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे देश में गरीबी से बड़ी समस्या क्या है कि लोग पैसे वाले तो हैं लेकिन कुछ बाकी गरीब हैं। तो जब आप निर्धनता पढ़ रहे हो, या आप पढ़ रहे हो सर यहां पर आय की असमानता, तो हमेशा असमानता निकालने के लिए दो का बात करोगे ना, दो के बीच में आप देखोगे कि कितना गैप है, वो असमानता होगी। मतलब जहां एक से ज्यादा हो जाएगा। सर इज देयर एनी नीड टू राइट जीडीपी? हाँ, इफ वी हैव, मैंने बता दिया कि एग्जाम में शब्द आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाए या जीडीपी। वैसे बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स। नेशनल इनकम टर्म अलग है, जीडीपी टर्म अलग है। जीडीपी लाइक डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम। लेकिन अभी मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं ताकि जब आपको क्लासिफिकेशन करना हो तो वहां ये बात आपके मन में रहे कि सर सिर्फ इनकम बोली जा रही हो किसी की, टाटा कंपनी की इनकम, एक्स व्यक्ति की इनकम, वाई व्यक्ति की इनकम, तो वो इनकम माइक्रो है। जब देश की इनकम पे बात हो रही है तो मैक्रो है। जब एवरेज इनकम पे बात हो रही है तो भी मैक्रो है वो फिर। अच्छा, जब मैं बात बेरोजगारी की करूं या रोजगार की करूं, किसी भी प्रकार का रोजगार हो या बेरोजगारी हो, भाई रोजगार या बेरोजगारी, अब आप कहेंगे दोनों में से कुछ भी एक ले लो, बात एक ही है दोनों में से। मैं दोनों लेकर आपको और आसान बनाना चाह रहा हूं। नोट्स में जितने वर्ड लिखे होंगे ना उतना अच्छा रहता हमारे लिए। सर रोजगार के बारे में हो या बेरोजगारी के बारे में हो, तो यह हमेशा मैक्रो में पढ़ा जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वेट करना थोड़ा सा। जब हमारे पास बात हो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन होता है महंगाई का बढ़ना या महंगाई का कम होना। देखो जब महंगाई बढ़ेगी, महंगाई कम होगी, तो ये सबके लिए होगी, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगी। तो अगर महंगाई बढ़ रही है या महंगाई कम हो रही है, तो जो सबको प्रभावित करेगा, जो सबको प्रभावित करेगा वो हमेशा मैक्रो में होगा। जब हम देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट, अब देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट टर्म पर मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा कि दोनों टर्म कितने डिफरेंट हैं। जब आप ग्रोथ और डेवलपमेंट टर्म बात करोगे, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि मतलब देश की तरक्की। जब आप देश के विकास और ग्रोथ की बात करोगे, दोनों शब्द अलग अलग है वैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन हम कहते हैं ना, कई बार हमें सिमिलर मानना पड़ता है, कई बार डिफरेंट। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ मेरा, जब आप कोई भी चीज ले रहे हो तो आपको ये बात बिल्कुल माइंड में फोकस करके चलनी है भाई, कि हम वहां पर जो टर्मिनोलॉजीज इंक्लूड कर रहे हैं सर वो क्या क्या होने वाली है। तो आपने कहा सर कोई रोजगार हो, बेरोजगारी हो, महंगाई बढ़ना, महंगाई कम होना है, ग्रोथ डेवलपमेंट हो, ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज हैं हमारी, ये हमें क्या बताती हैं सर? ये हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और ये हमारा मैक्रो का होगा। मैक्रो हमेशा बड़े से होगा। मैक्रो की बात जब भी होगी हमेशा बड़े के रेस्पेक्ट में होगी।
चलिए भाई, इसे एक बार नोट कर लीजिए आप। अब आप इन दोनों को एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो याद रखो भाई, इसे डन करो एक बार जल्दी से। इसे एक बार डन करो। माइक्रो का मतलब क्या होगा, एक बार कमेंट करो सभी। चलिए भाई, सभी का डन आ रहा है यहां तक, और बाकी लोग भी डन कमेंट कर दें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रविंद गॉट इट, चलिए भाई बढ़िया है, डन है यहां तक। ओके, कुमार, सुनील, प्रविंद, विनीता, मनीषा, एवरीवन। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होगा आपको, ठीक है। अब यहां पर याद रखना, तो जब भी बात मैं कहूं इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जब भी बात इनकम से और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी से होगी, ये हमेशा किससे रिलेट करेंगी? इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी रिलेट्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये याद रखना, जब भी बात प्राइस की हो तो माइक्रो से, और जब बात इनकम या एम्प्लॉयमेंट की हो तो वो हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़ी होगी। इसको भी डन कर दीजिए और कमेंट करिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, एंड देन फिर मैं आपको बाकी की ब्रांचेस बताऊंगा, जैसे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या होती है, जैसे कि आपके पास बाकी के टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्या होती है, एनवायरमेंटल के अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या होती है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होती है, फिर हम उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए भाई, नियो लिबरलिज्म, प्रवीण, अभी यहां पर उसकी बात नहीं कर रहे हम। नियो गिग इकोनॉमी या नियो लिबरलिज्म है, जो बाकी इकोनॉमीज के टाइप हैं, उसको भी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल तो बाकी जो चीजें उनको कवर करते हैं। आजकल गिग इकोनॉमी वर्ड ज्यादा पूछा जाता है वैसे, चलिए कोई बात नहीं। तो जब आप इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी रिलेट्स करोगे तो हमेशा मैक्रो से करोगे। मैं आपको बाकी चीजें कराऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि हमेशा याद रखो, प्रैक्टिस ही आपको इकोनॉमिक्स में परफेक्ट बनाएगी। आप जितना भी पढ़कर जाओ, इकोनॉमी फैबियन वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो इकोनॉमी के टाइप है, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट, हम इकोनॉमिक्स के टाइप पढ़ रहे हैं। माइक्रो मैक्रो ये इकोनॉमिक्स हैं। अगले लेक्चर में, यानी एक दो लेक्चर के बाद आएगा इकोनॉमी, जिसके अंदर पूंजीवाद, समाजवाद, ये सारी इकोनॉमी हो। अब मेरी बात, एक बात समझना भाई, इस देखो, कोई भी पॉइंट को ध्यान से समझो मेरी बात, क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, चार ऑप्शन पढ़ें, जो एग्जैक्टली करेक्ट लगता हो तो ठीक है, या जो एग्जैक्टली रॉन्ग लगता हो तो ठीक है,
अदरवाइज आप वहां पर थोड़ा सा सोच समझकर आंसर लगाना। आप पहले 4 ऑप्शन पढ़ना, फिर सोचना क्या आंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। सब कुछ राइट या रॉन्ग नहीं हो सकता। मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो निम्नलिखित से संबंधित है। आप बताना सोचकर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अर्थशास्त्र की शाखा है और इकोनॉमिक्स में वो किससे रिलेट करती होगी। तो आपने देखना है कि सर यहां एक वर्ड आया इंडिविजुअल, यहां एक वर्ड आया इंडिविजुअल, यहां एक वर्ड आया होल। समग्र अर्थव्यवस्था का जिक्र हो जहां, समग्र की बात हो जहां, वो मैक्रो है। अब आपने सही आंसर लगाया है, समग्र की बात हो जहां वो मैक्रो है। अब इनमें सोचिए क्या मैक्रो है, फिर सवाल क्या है मैक्रो क्या है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। अब आपने अंदाजा सोचकर बताना है। मैं सभी के ऑप्शन देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर वो आंसर कर रहे हैं एग्जाम में तो सर आंसर बी लगा कर आएंगे हम। टोटल एम्प्लॉयमेंट जो नेशन वाइड होगा, जो देश भर में रोजगार की बात होगी। देखो यहां सॉफ्टवेयर उद्योग, तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया सर, सॉफ्टवेयर एक उद्योग हो गया। ऑटोमोबाइल यानी जहां गाड़ियां बनती हैं, ऑटोमोबाइल एक सेक्टर हो गया, सॉफ्टवेयर एक सेक्टर हो गया। ये सब तो एक एक हो गए ना। जहां देश भर की बात हो रही भावना, वो क्या कहलाएगा सर, वो मैक्रो हो जाएगा। जहां बात पूरे देश की हो रही है। सोचकर पूरा क्वेश्चन पढ़कर, 3 ऑप्शन पढ़कर फिर आंसर करना। चलिए, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका कोई लेना देना नहीं, उसको रुक जाइए। या तो कॉन्फिडेंट होकर यस कहिए, कॉन्फिडेंट होकर नो कहिए। सबको पढ़िए पहले। देखिए भाई, सूक्ष्म यानी माइक्रो राष्ट्रीय बेरोजगारी का जिक्र कह सकता है क्या सर, गलत है सर। माइक्रो में बेरोजगारी रोजगार नहीं होता ना, वो तो मैक्रो में होता बड़ा। आप आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है भावना, अब सोचो। मैक्रो, मैक्रो व्यक्तिगत चीजों का करती है, गलत सर। व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति का माइक्रो करती है, एक का माइक्रो। अच्छा, माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल की बात करती है, यानी सूक्ष्म जो है वो व्यक्तियों की बात करती है। और व्यापक यानी मैक्रो जो है वो सबकी बात करती है। तो ये ज्यादा आंसर अच्छा लगा या नहीं, बताओ मुझे। भावना, डी आंसर आया इसका या नहीं, कि सर माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल के लिए और मैक्रो जो है वो एंटायर यानी सबके लिए है। ये आंसर अच्छा होगा ना। ये अंतर है बेसिकली दोनों के बीच में। मैंने कहा ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा होगा। सोचो, इनमें से क्या माइक्रो नहीं है, ध्यान रखना। माइक्रो नहीं है पूछा है, सूक्ष्म छोड़कर। सूक्ष्म में क्या छोड़ देंगे, सूक्ष्म नहीं होगा। अब ये दिमाग में करो, सूक्ष्म नहीं होगा तो मैक्रो होगा सर।
ऐसी चीज जो मैक्रो होगी। तो ऐसी चीज जो मैक्रो होगी सर, ये मुद्रास्फीति, महंगाई। क्योंकि महंगाई का असर जो होगा वो सब पर होगा। तो महंगाई जो होगी, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, महंगाई पर इफेक्ट होगा। और मैंने कहा कीमतों का बढ़ना, कीमतों का इन्फ्लेशन, ओवरऑल बढ़ना घटना, सबका मिलाकर ये हमेशा महंगाई जो होती है वो आती है हमेशा मैक्रो में। यहां जैसे सिगरेट की बात हो गई, सिगरेट एक प्रोडक्ट हो गया। जैसे एक फर्म के डिसीजन की बात हो गई, एक व्यक्ति के बारे में बात हो गई। इनमें से कौन सा मैक्रो है? गुरुजी बैंकिंग भी हो जाएगा, आरआरबी। भाई गुरु चंद्रा हेल्प तो करेगा, पूरा नहीं होगा। क्योंकि देखो वहां बैंकिंग एग्जाम अलग होता है, बैंकिंग का पैटर्न अलग होता है, बैंकिंग का स्टैंडर्ड अलग होता है। तो हेल्प करेगा अगर आप इसे सीख कर, अगर आप कोई मतलब कोई ऐसी किताब मिल जाए जो बैंक एग्जाम के क्वेश्चंस की हो, बैंक लेवल की, उसे पढ़ डालो मेरी नॉलेज क्लास के बाद, तो आराम से हो जाएगा। लेकिन पढ़ना तब भी पड़ेगा बैंक वाली किताब को अलग से। ठीक है, उसके कुछ स्टैंडर्ड, कुछ कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, वो इससे सीख लोगे आप। तो आपने कहा जब जब औसत कीमत बढ़ती है, औसत कीमत में वृद्धि होती है सर, संतरे के जूस के दाम बढ़ने के कारण। अब संतरा एक प्रोडक्ट हो गया ना, संतरे के जूस के दाम बढ़ गए सर, ये एक प्रोडक्ट है। जब आपने कहा औसत कीमत, तो अगर आप ये लगा रहे तो ये क्यों नहीं लगा रहे? बड़ी समस्या औसत कीमत है या सिर्फ संतरे की कीमत है? बात सोचिए। प्लम्बर चौकीदारों से ज्यादा कमाता है, प्लम्बर एक इंसान हो गया, सेना एक क्षेत्र हो गया, सेना एक फील्ड हो गया, संतरे का जूस एक हो गया। औसत कीमत मैंने कहा था हमेशा ये मैक्रो होगा। सवाल में मैक्रो पूछा है तो मैक्रो क्या होगा सर? एवरेज इनकम, एवरेज प्राइस। क्योंकि एवरेज जब निकलता है वो सबका होता है, एवरेज हमेशा एक से ज्यादा का होता है। मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आपको, फिर मैं आपके कंसेप्ट पढ़ाऊंगा दोबारा से। एक क्वेश्चन और देखिएगा। इनमें से क्या माइक्रो है? इनमें से माइक्रो क्या है बताइए भाई। इनमें से माइक्रो क्या है? माइक्रो पूछा है प्रवीण, ध्यान से देखो सर। ये मैक्रो है, ये मैक्रो है, ये मैक्रो है, ये माइक्रो है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय यानी औसत आय जो होती है वो हमेशा मैक्रो, मैंने बोला था आपसे। अब टिस्को कंपनी या कोई सी भी कंपनी की बिक्री की बात कर रहा हूं सर, किसी एक कंपनी की बिक्री की, तो कोई भी एक कंपनी और उसकी बिक्री का अध्ययन अगर होगा तो वो हमेशा माइक्रो में आएगा, कोई भी कंपनी की बिक्री। मैं चाहता हूं पहले आप मुझे कमेंट करें, वो सभी स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत की है, खासतौर पर जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं भी आते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा है कि हमें सीडीए सीएपीएफ क्वालिफाई करना है, हमें किसी स्टेट का पीसीएस करना है, उन्हें टीजीटी पीजीटी वाले तो हमेशा ऑब्वियस है कि उन्होंने पढ़ा है, होता बैकग्राउंड होता है उनका, तभी वो पीजीटी दे रहे होते हैं, सोशल साइंस से दे रहे हैं, टीजीटी होता है तब। तो ओवरऑल तो उन्होंने काफी चीजें की होती है, लेकिन मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बाकी फील्ड में सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो उनका ओवरव्यू अभी तक जो 3 क्लास हुई हमारी, तीसरी आज चल रही है, जो ओवरऑल अगर वो सीखने की बात करें, प्रोग्रेस की बात करें, तो कुछ बातें उन लोगों तक पहुंच रही, उनके दिमाग तक रुक रही हैं कि अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर हमें किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना होगा। और हम लेवल को इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चनों में आते हैं। ठीक है, तो इन सब को करना। अब मैंने आपको एक बात बतानी थी,
कि सर ओवरऑल आपने दो तरह की इकोनॉमिक्स का जिक्र में हमारे साथ कर लिया है। मैंने दो तरह की इकोनॉमिक्स का जिक्र आप लोगों के साथ कर दिया है। लेकिन अब एक सवाल ये आता है हमारा, देखिए भाई, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं सर, जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के और चीजों का एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, कुछ और चीजों पर बात कर रहे होते हैं, तो हमारी इकोनॉमिक्स और भी आती है सर। तो आपका तो सब्जेक्ट है, पीजीडी की तैयारी जो कर रहे हो, तो मैंने कहा ना, वो तो पढ़ाई करते ही हैं, उनमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई, क्योंकि वो तो उसी फील्ड के होते हैं। लेकिन अब देखो, यहां पर हमने जनरली दो ब्रांच की है, पर मैं इन दोनों ब्रांच के अलावा मैं आपके साथ तीसरी, चौथी और बाकी ब्रांच के बारे में बात करूंगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरे फोकस के साथ। देखिए, जब हम बात करते हैं सर कभी भी इस तरह की चीज की, कि जो हम इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं सर, अब इस इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं। एक स्टडी हम ये करते हैं क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक स्टडी करते हैं क्या है, और एक स्टडी करते हैं क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बात समझना, जब मैं ये कहता हूं क्या है, जैसे मैं कहता हूं भारत में क्या है, आप कहोगे गरीबी। क्या होना चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए। मैं, आप कहोगे जी समानता होनी चाहिए। अभी क्या गरीबी है, असमानता है। आप कहोगे सर गरीबी है, असमानता है। मैं कहूंगा क्या होना चाहिए, आप कहोगे समानता। बोलो, है ना ऐसा। मैं कहूंगा भारत में क्या है, आप कहोगे बेरोजगारी। मैं कहूंगा क्या होना चाहिए, आप कहोगे रोजगार। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं स्टडी ये कर रहा हूं कि क्या है देश की स्थिति, देश में क्या क्या इस समय कैसा कैसा है, इसका एनालिसिस करना हो, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अगर मैं ये कहूं ये क्या होना चाहिए, भाई क्या होना चाहिए को बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जब हम ये पढ़ते हैं क्या होना चाहिए, अब ये हमारी संभावना होती है, और पॉजिटिव क्या है, वो कंफर्म्ड वेरीफाइड होता है सर। भाई जो अभी है वो वेरीफाइड हो चुका है, वेरीफाइबल हो चुका है, अभी जो है जो भी है सामने है। क्या होना चाहिए, ये संभावना है, यानी हम उम्मीद करते हैं, संभावना करते हैं कि भाई हम कोशिश करेंगे, हमारी स्थिति ये होनी चाहिए। ये वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं वो सक्सेस होगी नहीं होगी, बट जो भी हमसे सवाल पूछा जाए, अगर पूछा जाए क्या है तो ये पॉजिटिव है, और क्या होना चाहिए तो ये नॉर्मेटिव है। अब बात समझना, जब मैं ये कहूं कि एक देश का दूसरे देश के साथ लेन देन किया जाए, हाँ बिल्कुल अभी इंग्लिश भी आएगी, तो जब मैं ये कहूं आपसे कि ये डिस्कशन किया जाए सर हमारा, कि एक देश का दूसरे देश के साथ क्या संबंध है, क्या व्यापार है, कितना पैसे का लेन देन है, कितना गुड सर्विस का लेन देन है, कितना उधार का है, कितना इन्वेस्टमेंट का है, यानी जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ते हैं, अमूमन ये टॉपिक है हमारे दो, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम इसका एनालिसिस करते हैं दूसरे देश के साथ। जब हम ये पढ़ते हैं किसी दूसरे देश से हमारे देश में कितना पैसा आया, हमारे देश से दूसरे देश कितना पैसा गया, दूसरे देश का जिक्र हो जहां पर दुनिया के कई सारे देशों का हो, तो उसे क्या कह देंगे सर हम, उसी को बोल देंगे इंटरनेशनल। उसी को क्या बोल देंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बोल देंगे। जब मैं बात करूंगा कि हमारे एनवायरमेंट पर, हमारे एनवायरमेंट पर हमारी इकोनॉमिकल पॉलिसीज का क्या फर्क पड़ता है, भाई हम जो नीति बनाती है सरकार, जो आर्थिक नीति बनाती है, उसका कोई असर होगा जो एनवायरमेंट पर भी पड़ता होगा। भाई हमने डिसाइड करा उद्योग लगाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी, उद्योग बढ़ाएंगे, जितने उद्योग बढ़ेंगे एनवायरमेंट उतना डैमेज होगा, जितने उद्योग ज्यादा लगेंगे एनवायरमेंट उतना खराब होगा। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स हो जाएगा। जब जब बात पर्यावरण की हो जाएगी तब तक वो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स हो जाएगा। एक होता है बिहेवियरल, बिहेव के बारे में, बिहेव यानी व्यवहार,
बिहेवियर, व्यवहार। यानी इकोनॉमिकल फैसलों में कोई व्यक्ति जो कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है, उसका बिहेव कैसा होता है किसी चीज को लेकर। तो एक व्यक्ति के उसके बिहेवियर को डिस्कस करा जाता है, जो वो बिहेवियरल हो जाता है। जो गरीब देश है, हमारे पिछड़े देश हैं, कम इनकम वाले हैं सर, उन देशों को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे तरक्की दिलानी है, वो डेवलपमेंट हो जाता है। कैसे गरीबी बेरोजगारी दूर करनी है, ये वेलफेयर हो जाता है। कैसे देश में कल्याण करना है। बात समझना, मैंने कहा अगर कल्याण का जिक्र किया जाए, कैसे गरीबी, कैसे बेरोजगारी दूर होगी, कैसे असमानता कम होगी, कैसे महंगाई कंट्रोल होगी, ये सब वेलफेयर है। कैसे गरीब देशों की इनकम बढ़कर वो भी बेहतर बनेंगे, ये डेवलपमेंट है। लोगों का बिहेवियर कैसा होता है इकोनॉमिक्स में, ये बिहेवियरल है। दूसरे देश के साथ क्या रिलेशन है, ये इंटरनेशनल है। देश के अंदर जो पॉलिसीज है एनवायरमेंट पर, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये एनवायरमेंटल है। क्या है, ये पॉजिटिव है। क्या होना चाहिए, ये नॉर्मेटिव है। अगर मेरी बात समझ में आई हो, बात अगर क्लियर हुई हो आपको, तो आप एक बार इसे नोट करेंगे। इसे नोट करेंगे, एनवायरमेंटल, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। इसे एक बार डन करेंगे और फिर कमेंट करेंगे। मैं इसके भी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से एग्जाम में पूछेगा। लगभग हर एक पॉइंट का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। एग्जाम की लैंग्वेज कैसी होती है, आपको क्या पढ़ना पड़ता है उसमें।
चलिए भाई, तो ये डन है कि इंटरनेशनल होगा, एनवायरमेंटल होगा, पॉजिटिव नॉर्मेटिव होगा, और हर एक का अपना अपना डिस्कशन होगा। दो स्लाइड और देख लिखेंगे एक बार। सभी का डन आना चाहिए भाई, और सभी कर भी रहे डन। चलिए, अब डेवलपमेंट और बिहेवियरल को एक बार देखिए, और उसके बाद फिर वेलफेयर को। चलिए दोस्त, एक लास्ट बात और करते हैं भाई। तो बिहेवियर पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी के बिहेवियर को जान रहे हैं भाई, तो बिहेवियरल हो जाएगा। एक लास्ट बात और, मेरी बात समझना, एक लास्ट बात और है, ध्यान से समझ। देन इसके बाद मैंने कहा आपसे मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, और उसके बाद फिर आपका लगभग हर एक सवाल जो होगा वो सॉल्व हो जाए। और एक लास्ट है, एक लास्ट है भाई, वो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। जब हम बात वेलफेयर की करते हैं, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट भारतीय नाम है हमारे अमर्त्य सेन। उन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल भी मिला हुआ है। तो कल्याण का मतलब है गरीब व्यक्तियों के लिए, जनरली गरीबी दूर करना, खाना उपलब्ध कराना, जीवन स्तर सुधारना, बेरोजगारी दूर करना, ये सब जो लेकर आए, इसलिए इनको वेलफेयर इकोनॉमिस्ट कहते हैं। ये हमारे पास हैं कल्याण अर्थशास्त्र के डॉक्टर अमर्त्य सेन।
चलिए भाई। अब हम देखते हैं लास्टली सर इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे कि इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, तो अर्थशास्त्र की वह शाखा जो पूरे समुदाय, एक राष्ट्र, एक क्षेत्र या संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन, उनकी संरचना, उनके व्यवहार से संबंधित हो, जो पूरे समुदाय की बात करती है, वो कौन सी इकोनॉमिक्स होगी? जो इकोनॉमिक्स पूरे समुदाय की बात करती हो, पूरे समुदाय की, वो कौन सी होगी? वो मैक्रो होगी। जो पूरे समुदाय की बात करती हो, एंटायर सोसाइटी की बात करती हो, वो मैक्रो होगी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किस बात में डील करती है? सकारात्मक या धनात्मक अर्थशास्त्र जो है वो किस में डील करता है? जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी, जो सकारात्मक अर्थशास्त्र होगा, वो किस में डील करता है? मैंने क्या कहा? जो नॉर्मेटिव है वो कहता व्हाट और टू बी, क्या होना चाहिए, और जो सकारात्मक है वो कहता व्हाट इज, क्या है इस समय। तो सकारात्मक कहता व्हाट इज, और नॉर्मेटिव कहता व्हाट और टू बी। ठीक है। जब हम मानव की आर्थिक गतिविधि और पर्यावरण के बीच के अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं बताइए? चलिए भाई, मेरी बात समझिए भाई। तो आपने कहा वो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से, जब एनवायरमेंट का जिक्र होने लगेगा, प्राइस थ्योरी किससे रिलेट करती है? प्राइस थ्योरी, मैंने आपको बताया जब भी प्राइस की बात होगी हमेशा माइक्रो की होगी। प्राइस का जब जब जिक्र होगा, प्राइस के बारे में बात होगी, तो हमेशा वो माइक्रो में हो। आय और रोजगार की जो थ्योरी है, आय और रोजगार का जो सिद्धांत है, उसको किस नाम से जानते हैं, यानी किस में स्टडी की जाती है? तो जब जब आय और रोजगार की बात होगी, हमेशा याद रखो, तब इसकी स्टडी मैक्रो में होगी। इनकम और एम्प्लॉयमेंट की स्टडी जो है वो मैक्रो में होगी, प्राइस की जो स्टडी है वो माइक्रो में होगी। इनमें वो कौन सा है जो मैक्रो से रिलेट करता? मैक्रो से। इनमें वो कौन सा है जो मैक्रो से करता है सर? प्राइस तो मैक्रो से नहीं करता।
इनकम भी करता है, एम्प्लॉयमेंट भी, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव। इनमें से वो दो ऐसे हैं जो मैक्रो से करते हैं, एक ऐसा है जो माइक्रो से करता है। तो जब भी सवाल वो पूछेगा एग्जाम में आपके पास, तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे कुछ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सवाल रहेंगे आप इन्हें आराम से सॉल्व कर पाएंगे। बस वन बाय वन आगे बढ़ाते हुए चलिएगा। मैं कह रहा हूं लिमिटेड रखिए चीजों को, जरूरी नहीं है कि हम बहुत देर तक पढ़ें, जरूरी है कि हम जो एक सेगमेंट पढ़ें लगभग एक जैसा, वो समझ में आ जाए, एक जैसी चीजें क्लियर हो जाए हमारे पास। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं जो उस कल के लिए, वो समझना बात को मेरी। कल हम इस बारे में बात करेंगे कि सर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप लोगों ने ये शब्द सबसे ज्यादा सुने होंगे, विकास, ये बहुत बार, और स्पेशली जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से ये डिबेट है क्या भारत का विकास हो रहा है या नहीं, क्योंकि लगभग कहते हैं उससे पहले तो विकास था ही नहीं भारत में, अब विकास हो रहा है। अब इस बात को लेकर हम देखते हैं न्यूज चैनल पर डिबेट होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ सपोर्ट में होते हैं, कुछ अगेंस्ट में होते हैं, और वो अपने अपने लॉजिक दे रहे होते हैं, अपनी अपनी फैक्टर्स यूज कर रहे होते हैं कि भाई इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विकास है। लेकिन अब हमारे पास, जब हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने की वजह से हमें ये बात ऑलरेडी पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट बोथ आर नॉट द सिमिलर टर्म्स। ये दोनों एक जैसे शब्द है ही नहीं, इन दोनों के अपने अपने मीनिंग हैं, और इन दोनों में जब आप डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। मैं अगली क्लास में इसके बारे में बात करूंगा, और उम्मीद करता हूं उसके बाद आप कभी भी डिबेट पढ़ रहे हैं, सुन रहे होंगे, क्लास का टाइम रहता है सुबह 10 बजे से लेकर 11:15 तक, यानी शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो 11:15 तक है। जब जब टॉपिक पूरा हो जाएगा, अगर तो लगभग जैसे आज हमारा लगभग 11 बजे टॉपिक हो गया पूरा, तो अब क्योंकि मैं नए टॉपिक की शुरुआत तो नहीं करूंगा यहां, लेकिन हाँ अगली क्लास में कल जब मैं मिलूंगा सुबह 10 बजे, फिर मैं आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं इनके बीच में डिफरेंस बताऊंगा, और कैसे मापते हैं डेवलपमेंट ग्रोथ को, वो भी सिखाऊंगा फिर मैं आपको। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।